हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आईएससी क्लास 12th कॉमर्स फाइनल रिवीजन बिफोर यू गो टू स्लीप। द मीनिंग इज दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स, यू हैव स्टडीड ए लॉट। आप लोगों ने डेप्थ में रिवाइज कर लिया है, बट एक गो थ्रू चाहिए, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स को फिर दोबारा से मान लीजिए आपने ऑल 15 चैप्टर्स को 3 या 4 दिनों में या 5 दिनों में पूरा कंप्लीट किया। इन डेप्थ स्टडी आप लोगों ने की है, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम जो चीज आपने 4 या 5 दिनों में की है या पूरा साल की है, अब अगर आपसे कहा जाए कि फिर एक बार पढ़ लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, तो यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता नहीं है कि भी हम कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को एक क्विक ब्रशअप देगा एग्जाम में जाने से पहले, हेल्प करेगा। और इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये मैं डेप्थ में तो नहीं डिस्कस करूंगा, केवल एक ब्रीफ गो थ्रू है चैप्टर का, बट मेरा मानना है आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज व्हाट? इट इज ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which affect the business from outside. They are what? Totality of external forces. They are totality of external forces includes the individuals and institutions which may affect the business from outside. That is what called business environment. अब business environment की features क्या हैं? ये totality of external forces है, ये specific और general हो सकता है, ये uncertain है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, ये आपका complex है, interrelated है, dynamic है, ठीक है, और नॉन कंट्रोलेबल है। तो ये इसकी फीचर्स होगी। नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता है, वार्निंग सिग्नल है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आप कोपिंग अप विद द चेंजेस, आपका रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आपकी इमेज बेटर होगी। और मोर ओवर कंटिन्यूस लर्निंग, कि जब तक बिजनेस चलेगा वी हैव टू कंटिन्यूसली स्टडीइंग द एनवायरमेंट। अगला हमारा है, हमारी जो डायमेंशन है, माइक्रो है, मैक्रो है। माइक्रो में भी इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की पॉलिसीज हैं, कंपनी का पावर स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, मिशन है, कॉर्पोरेट कल्चर है, तो जो कि काफी हद तक कंट्रोलेबल है। माइक्रो मीन्स जो स्पेसिफिक फैक्टर है, जो केवल हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। दूसरा हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में क्या होगा? एक्सटर्नल में आपका सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, तो दे आर व्हाट कॉल्ड माय एक्सटर्नल फैक्टर्स, माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, अगला हम बात करेंगे आपका मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में भाई आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकता है, जीडीपी हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकता है, डिस्पोजेबल इनकम हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमारी अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मोर ओवर जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि मैक्रो का पार्ट है। अगला सोशल एनवायरनमेंट में कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ है, फेथ है। जैसे दिवाली के टाइम पे आपकी क्रैकर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, होली के टाइम, अब जैसे होली आने वाली है, कलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां वेजिटेरियन होटल नहीं चलेगा, मैक्सिमम केसेस में नॉन वेजिटेरियन होटल से चलते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टम एंड फेथ। किसी पर्टिकुलर एरिया की एक वियरिंग है, तो वैसी ही वियरिंग वाला स्टाइल का आप बिजनेस करेंगे तभी चल पाएगा, अगर कोई फैशन करेंगे, अदरवाइज वहां नहीं चल पाएगा। देन इज आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस हो रहे हैं, आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी इस क्लास का लेता हूं। अभी ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। काफी ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूं, बट एटलीस्ट मैं अपने इस रूम से बाहर निकल रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ऐसे ही किसी भी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से उनकी जो मशीन्स हैं वो ऑब्सोलीट हो रही हैं, कितना स्पीड से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, तो दे हैव टू डू अकॉर्डिंगली। देन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, जैसे 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट रूलिंग में आई, तो उन्होंने आईबीएम और कोको कंट्री से आउट कर दिया। देन इज आपका लीगल एनवायरनमेंट है, जो कि लॉ, जो फ्रेमवर्क जिसके अंदर बिजनेसेस को रन करना पड़ता है, वो भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट टॉपिक इसका है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो जो स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपकी? इंटरनल स्ट्रेंथ, और वीकनेसेस जो हैं इंटरनल फैक्टर हैं, और जो आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इनहेरेंट कैपेबिलिटी, और आपका वीकनेस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन।
और आपका जो अपॉर्चुनिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशन, और थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टॉपिक अगले चैप्टर पे हम चलते हैं, क्योंकि ये क्विक ब्रशअप है तो आपको एक गो थ्रू देगा। ठीक है, आप स्काई इमेजिनेशन बना सकते हैं हाँ चैप्टर में, और ये भी चीजें हैं। ठीक है, अगला है हमारा कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो कैपिटल क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज बेसिकली केवल मनी नहीं है। फाइनेंस का मतलब है हमें पहले एस्टिमेट करना है कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी, फिर हमें देखना है किस सोर्स से हम उसको अरेंज करेंगे, फिर उसको अरेंज करना और उसका बेस्ट यूज देखना, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंस। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंस है, जिस तरह से बॉडी के अंदर ब्लड की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही किसी भी बिजनेस में किसकी इंपॉर्टेंस है, किसी भी बिजनेस में फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू आप अपनी लाइबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे, रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, वर्कर्स को टाइमली पेमेंट कर पाएंगे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी, अचानक कोई फॉरेन से कोई ऑर्डर मिल गया तो उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। तो फाइनेंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो इससे अगर कोई रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, उसको फेस कर पाएंगे। अगला टॉपिक इसमें है हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, मैंने अपना एक वो जो अपना आपका YouTube शॉर्ट्स भी डाले हैं जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें मैंने बोला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब यूजिंग द बोरोड फंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटीज। तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब करनी चाहिए? व्हेन आवर अर्निंग इज रेगुलर, स्टेबल एंड मोर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन। दूसरा आपका है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। इस पे केस स्टडी बन के भी आ सकता है। अगर आप अपने बिजनेस के कंट्रोल को लूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको डेट को इशू करना है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। देन आपका नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब चाहिए पैसा ले लीजिए, जब नहीं चाहिए वापस कर दीजिए। ये फैसिलिटी डेट में है। इक्विटी में पैसा ले सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जैसे आपने गैस पाइपलाइन बिछा दी, आपको पता है रेगुलर रिटर्न्स मिलेंगी, तो डेट प्रेफरेबल है। आप डेट लीजिए, रेगुलर इंटरेस्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो मेन है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। पीरियड एंड पर्पज ऑफ फाइनेंस, कि अगर आपको कम टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, कम टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो आप डेट के प्रेफरेबल है। अगर आपको 50-60 सालों के लिए पैसा चाहिए तो इक्विटी इज प्रेफर्ड। देन इज फिक्स कैपिटल क्या होता है? लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, फर्नीचर में, फिक्चर में पैसा लगाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फिक्स कैपिटल। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अच्छा, फिक्स कैपिटल के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ट्रेडिंग में कम होगी। लार्ज स्केल पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, स्मॉल स्केल पे कम होगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका बड़ी बड़ी मशीन है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और छोटी प्रोडक्ट्स हैं तो रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाते हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर इंटेंसिव में कम होगी। अगर आप डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आपको फिक्स एसेट्स लीज पे या रेंट पे मिल जाता है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं तो ज्यादा होगी। अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों होती है? डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, वर्कर्स को सैलरी वगैरह देने के लिए इसकी जरूरत होती है। अब ये दो टाइप की हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, टेम्पररी हो सकती है। परमानेंट भी दो टाइप की होती है आपकी, इनिशियल एंड रेगुलर। और टेम्पररी में दो होती है, सीजनल एंड स्पेशल। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने केवल नाम बोले हैं ताकि आप रिकॉल कर पाए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज वो मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग भी ऑलमोस्ट वही है जो कि हमने आपका फिक्स कैपिटल के लिए बोले, जैसे नेचर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ट्रेडिंग में कम होगी। लार्ज स्केल पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और ट्रेडिंग में कम होगी। अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, रिजिड है तो कम होगी। अगर हमको उधार मिल जाता है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं तो ज्यादा होगी। अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं तो ज्यादा होगी। अगले हम टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस में पहला है इक्विटी। इक्विटी क्या होते हैं? एक्चुअल ओनर होते हैं। क्या होते हैं? एक्चुअल ओनर होते हैं, और इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। तो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं तो इसलिए इनको इक्विटी बोलते हैं। इनके पास सबसे बड़ी पावर होती है, वोटिंग पावर इनके पास होती है। दे सिंक और स्विम विद द कंपनी। तो आपने कहा सर दो टाइप के शेयर्स होते हैं, यस, प्रेफरेंस और इक्विटी होते हैं। प्रेफरेंस जो होते हैं इनको सबसे बड़ा फायदा कंपनी को ये होता है कि कंपनी की प्रॉफिट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कंपनी इस पैसे को लंबे टाइम तक यूज कर सकती है, कंपनी को अपने एसेट्स को प्लेज करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी इसके थ्रू अनलिमिटेड सोर्स इकट्ठा कर सकती है। और इन्वेस्टर को भी फायदा मिलेगा, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, और कई बार जब कंपनी सक्सेस कर जाती है तो इनको अच्छे खासे डिविडेंड भी मिलते हैं। आप यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस का शेयर, जो कभी 10 रुपए का भी हुआ करता था, आज आप हजारों रुपए में है। तो लोगों का जो कैपिटल एप्रिसिएशन आप देख सकते हैं कि कितना हो गया। ठीक है, तो अब पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे अगर किसी ने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को मार्केट से उठा लिया तो वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। मोरओवर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा यहाँ नहीं मिलेगा, और मोरओवर इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा है और स्पेकुलेशन की भी प्रॉब्लम होती है।
प्रेफरेंस शेयर्स, उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिल जाते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और इनको दो प्रेफरेंस मिलते हैं, एक तो इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है और इक्विटीज को डिविडेंड मिलने से पहले मिलता है। दूसरा, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इनका पेमेंट पहले होता है, इक्विटीज का बाद में होता है। तो और मोर ओवर इनको हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो इसके टाइप्स हैं कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। तो एक्सप्लेन तो मैंने अपने ऑलरेडी जो एक्सप्लेन जो यूट्यूब वीडियो पे डाला हुआ है, बट यहाँ पे मैंने केवल नाम बोले हैं ताकि आप रिकॉल कर पाए। तो एडवांटेजेस यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉशियस इन्वेस्टर्स को ही अपील करेगा जो उनको लिमिटेड रेगुलर रिटर्न्स चाहिए। बट कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई एडवांटेज यहाँ मिलने वाला नहीं है और कंपनी के एसेट्स पे कोई बर्डन नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है दोनों में डिफरेंस, प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस। आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों का मतलब आपको बता दिया है। नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस की थोड़ी ज्यादा होती है और इक्विटी की थोड़ी कम होती है। प्रेफरेंस पे वोटिंग राइट्स नहीं होते और इक्विटी पे वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, इक्विटी को नहीं मिलते हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स जो होते हैं ये जो कंपनी के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको वो कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब जो रिजर्व्स हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रह गया, बट अब पहले कंपनी कह रही थी 1 लाख रुपए के टोटल शेयर्स हैं और 3 लाख रुपए हमने उससे कमाए हैं। अब कंपनी कह रही है 4 लाख रुपए के हमारे शेयर हैं और 0 हमने कमाया है, मतलब वो रिजर्व्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनको कंपनी फुली पेड अप इशू करती है। बट कंपनी जब इनको इशू करती है तो कंपनी पे कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी का कोई इंटरेस्ट पेमेंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए जब कंपनी इनको इशू करती है, और ये फुली पेड अप इशू होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? दे राइट शेयर्स का मतलब होता है इट इज द प्री एम्प्टिव राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इफ ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इफ दे इशू further shares they have to ask their existing shareholders first, and if they deny only then company can allot these shares to someone else। तो 30 डेज का उनको वेटिंग टाइम आपको देना पड़ता है। तो राइट शेयर्स के थ्रू कंपनी में पैसा आता है, बोनस शेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, उनके थ्रू पैसा नहीं आता है। राइट शेयर्स को पार्टली पेड भी इशू किया जा सकता है, बट जो बोनस शेयर्स हैं वो हमेशा फुली पेड अप ही इशू किए जाते हैं। बाकी ESOP है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अंदर कंपनी अपने लॉयल एम्प्लॉइज को जिन्होंने एक पर्टिकुलर टेन्योर पूरा कर लिया है बिजनेस के अंदर, उनको ESOP के अंदर एक चॉइस दी जाती है कि वो अपने इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जिसके अंदर उनको कंपनी के शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है मार्केट रेट से थोड़ा कम रेट पर, और एक लॉक इन पीरियड भी लगा दिया जाता है। मोर ओवर इससे कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो की एम्प्लॉइज हैं, उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आ जाती है। डेडिकेटेड एम्प्लॉइज और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो क्या होता है कि जब कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के बदले में शेयर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्वेट इक्विटी शेयर्स। और इसका भी मैंने थोड़ा डिटेल में आपको उसमें वीडियो में डाला हुआ है। नेक्स्ट अगला है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि कंपनी का अपना खुद का पैसा है, तो कंपनी को कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। और सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है कि क्योंकि कंपनी का ये पैसा है तो इस पे मैनेजमेंट फ्रॉड भी कर सकती है। कई बार कंपनी इस पैसे का यूज कंपनी के शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी करती है। अगला है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया, बदले में इनको क्या मिलेगा? बदले में इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इनके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो इक्विटीज का जस्ट उल्टा कर सकते हैं। जो इक्विटी में फायदे थे वो यहाँ नुकसान हो जाएंगे, जो यहाँ नुकसान है वो वहाँ फायदे हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इक्विटीज में ट्रेडेबल इक्विटी का फायदा नहीं मिलता, यहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, जिनको रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए वो करेंगे, जिनको अपनी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए वो डिवेंचर्स को खरीदेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला आ जाता है आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IDBI हो गया, IFCI हो गया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं। और यूजुअली जब कंपनी को मार्केट से प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल रहा है या मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो यहाँ से लोन लिया जाता है। यहाँ से लोन लेने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर कंपनी को लोन सैंक्शन हो जाता है तो कंपनी क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है, बट इतना लोन मिलना इतना भी आसान नहीं होता। अगर मिल जाता है तो ये आपको एडवाइस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म सोर्स में एक है पब्लिक डिपॉजिट। जिस तरीके से पब्लिक अपना डिपॉजिट कहाँ बैंकिंग कंपनीज पे रखती है, अगर नॉन बैंकिंग कंपनी के पास रखती है तो इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। जैसे कोई कंपनी है जो कि बैंक नहीं है, वो पब्लिक से कह रही है कि आप अपना कुछ पैसा अगर कुछ डिपॉजिट मेरे पास रखना चाहें तो रखिए, पर इसमें दोनों को फायदा होगा। कैसे कि पब्लिक को जो बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा, और जो कंपनी है उसको अगर वो बैंक से लेती लोन तो वो थोड़ा महंगा पड़ता, पब्लिक से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा।
तो दैट इज दोनों को ही एक तरह से फायदा है। बट आपने कहा सर अगर कंपनी लेना चाहती है नई कंपनी को भी क्या अवेलेबल होगा? नहीं, ये इनको फेयर वेदर फ्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा नहीं कर रही है तो कई बार जो पब्लिक है वो अपना मनी विड्रॉ करना चालू कर देती है, और अगर कोई बिल्कुल नई नई कंपनी है और वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा अरेंज करना चाहेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। किसी नई कंपनी में कोई भी जनरल पब्लिक अपना पैसा लगाना नहीं चाहती। बाकी आपका कॉमर्शियल बैंक से आपका लोन एंड एडवांस, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये काफी इजी है, वो आप लोगों ने कर रखा होगा। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। जब दो फर्म्स ट्रेड के ड्यूरेशन में एक दूसरे से जो ट्रेड करती हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। एक फर्म दूसरी फर्म को उधार देती है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जब इंस्टॉलमेंट पे सामान लिया गया है। फैक्टरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था जब बिल्स रिसीवेबल्स को फैक्टर्स को, जो फैक्टरिंग एजेंसीज होती है उनको आउटराइट सेल कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग बोलते हैं। देन आपका कस्टमर से एडवांस लेना और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब कंपनी जिसपे सरप्लस फंड्स हैं उन उस कंपनी को डिपॉजिट रख रही है जिनके पास शॉर्टेज है, तो एक कंपनी जिसके पास शॉर्टेज है उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उस कंपनी से जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो दैट इज जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से बोरो करती है। तो ये मैंने आपसे थर्ड चैप्टर डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ वन। ये फोर्थ वन वैसे काफी इजी है, उसमें मैं मेन ही डिस्कस करूंगा। जैसे आरटीजीएस से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू 2 लाख होती है और ये रियल टाइम में चलता है, ये बैचेज में नहीं चलता है। और जो आपका एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ये बैचेज में चलता है और इसमें कोई मिनिमम कैपिंग नहीं है। बट जो अगर किसी पर्सन का एनईएफटी मतलब बैंक अकाउंट नहीं है वो स्टिल एनईएफटी कर सकता है अप टू 49,999 रुपीज। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में। बाकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आईएमपीएस है, जो कि कौन फैसिलिटेट करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको फैसिलिटेट करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल है, 24 आवर्स 365 डेज है और रियल टाइम में ही इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हो जाती है नेट बैंकिंग के थ्रू। देन आपका ई बैंकिंग आपको पता ही है, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप बैंकिंग कर रहे हैं, जब आप मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं बैंक के और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सब ई बैंकिंग का पार्ट है। इसमें एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसके अंदर डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट है। जैसे कि मान लीजिए आपका डिविडेंड है कंपनी का, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, या फिर आपके अकाउंट से डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, तो डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट है। एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, दैट यू ऑलरेडी नो। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये कहता है कि अब अगर आपने किसी सीबीएस ब्रांच में अकाउंट खोला है, नाउ यू आर नॉट द कस्टमर ऑफ द ब्रांच, नाउ यू आर द कस्टमर ऑफ द बैंक। मोर ओवर इसमें यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसके अंदर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट इजीली पे करते हैं, और जो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं वो एक्चुअली पे कर रहे होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा ई वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जिस तरीके से हमारा पर्स होता है जिसमें पैसे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपको कैश कैरी करना का जरूरत नहीं पड़ता। देन आपका एसएमएस अलर्ट्स हैं, और उसके बाद लास्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज बेसिकली वन ऑर्डर गिवन बाय द बैंक ऑन इट्स ब्रांच। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक ऑर्डर है जो बैंक ने अपनी ब्रांच को दिया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए। बैंक ड्राफ्ट की खासियत है कभी बाउंस नहीं होता, कभी भी बाउंस नहीं होता, क्योंकि इसको इशू ही तब किया जाता है या तो आप कैश काउंटर पे जमा करेंगे या फिर आपके अकाउंट में उतना पैसा है, ये कभी बाउंस नहीं होता। तो इसको बैंक लिखता है, ये एक चेक है विच इज ड्रॉन बाय द बैंक ऑन इट्स ब्रांच, ओके। बट इसके लिए कुछ कमीशन लगता है, जो इसको इशू करा रहा है, जिसने एप्लीकेशन दी है उसको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसको पेमेंट रिसीव होगी उसको फुल पेमेंट रिसीव होगी। नेक्स्ट अगला हम टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। देखिए जो मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। इट इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी, इट इज group activity, goal oriented activity, and it is decisional activity. Talk about it as a group. It's not a single person who manages, it's a group of people who manages. Then we talk about management as a discipline. It is a separate field of study. It is a separate field of study having its own rules, principles and methods. Management is a process, it is integrated process, it is continuous process, it is interactive process, it is social process. टॉक अबाउट डेफिनेशंस। जो मैं बात करता हूँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, जेम्स की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, इट इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। Talk about productivity definition, it was given by F.W. Taylor. It says management is the art of knowing exactly what you want men to do, then to see that they do it in the best and cheapest way.
Next, we talk about the human relation, that is neoclassical concept that says that management is the art of getting things done through others in formally organized groups, given by Harold Kuntz. Then Ross Moore ने decision making definition दी. He says management means decision making. And then is आपका integration concept. It is also called modern management. It was given by Keith. Management is the force that integrates the human and non-human effort, human and non-human resources into effective operating unit. तो ये इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस थी. टॉक अबाउट फीचर्स में मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है. वट एवर एक्टिविटीज वी डू they are directed towards the accomplishment of the goals. When we talk about it, is management is universal, whether the business is small or big, whether it is business making, non-business making, everywhere we need management as a group activity. It's not a single person who manages, it's a group of people who manages, and it is a dynamic function because it keep on changing. Management is art and science both, because art means when we take decisions, and science when we study the theory like we are doing right now, that is science. Management is intangible because we can't see the management, we can only feel. Then is that is enough. Next is management as a science. We can say management is not a full-fledged science, it is applied science, it is soft science, it is inexact science, because some of the principles no doubt are applied like systematized body of knowledge, yes it is. Then observational experiments are there, yes, but observations are not based on machines, they are based on human behavior, and human behavior is quite complex. We can't see like कि भाई ये बहुत तेजी से चेंज होता है. Then is universal validity, no doubt universal validity is there, but there the conclusions of the principles of management are not so rigid just like the results of physics and chemistry. So that's why we can say that it is soft science, applied science, inexact science. When we talk about management as an art, तो आर्ट फुल फ्लेजेड है. इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नो डाउट है, पर्सनल स्किल्स मतलब पर्सन टू पर्सन स्किल्स डिफर करती हैं नो डाउट, एंड देन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा. यस, तो मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड आर्ट है. टॉक अबाउट प्रोफेशन, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोफेशन. देन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नो डाउट स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ है, बट यहाँ पर जो पर्सन मैनेजर बन रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसने कोई पर्टिकुलर डिग्री की है. तो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ओनली, मतलब कोई भी इसका मतलब मैनेजर बन सकता है विदाउट हैविंग ए डिग्री, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इसकी प्रॉब्लम है. सर्विस मोटिव यहाँ है. स्टैट्यूटरी बॉडी जितनी भी प्रोफेशन है सबकी एक काउंसिल है, जैसे मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी कोई काउंसिल अभी तक नहीं बनी है. AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट दैट इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी. तो हम कह सकते हैं तो ये वाला पॉइंट भी अप्लाई नहीं हो रहा है. कोड ऑफ कंडक्ट भी इसके मेंबर्स पे बाइंडिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है. नेक्स्ट इज टॉपिक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना, देन प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ है, नए नए इनोवेशंस करना, चेंजेस करना, एम्प्लॉइज को डेवलप करना, डिसिप्लिन मोरल बूस्टअप करना, कंपनी की इमेज को बेटर बनाना और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना एट रीजनेबल प्राइस. टॉक अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा. रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है थ्रू मैनेजमेंट. आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करा पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे. आपका लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होगा, आप लोगों को जॉब दे पाएंगे. अगर आपकी कंपनी अच्छा चल रही है तो लंबे टाइम तक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ टाटा ग्रुप. तो टाटा ग्रुप क्योंकि बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे हजारों लाखों लोगों को, अंबानी ग्रुप आप देख सकते हैं कि कितने लाखों लोगों को इन्होंने जॉब दे रखी है. तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो कंट्री की भी नो डाउट अच्छी मैनेजमेंट के साथ कंट्री भी डेवलप करता है. अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, अगर मैनेजमेंट करप्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा और साथ में कंट्री का भी नुकसान है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO आता है और इनके मेन काम क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करना. देन आपके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट करना, बजट को अप्रूव करना, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस देना. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट का काम है बजट को बनाना और जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको अपॉइंट करना. मिडिल लेवल का काम क्या है? मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड आते हैं. इनका मेन काम होता है इंटरप्रेट करना. जो टॉप लेवल ने डिसाइड करा है उसे लोअर लेवल तक पहुंचाना. मोर ओवर जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को इशू करना और सुपरवाइजरी पर्सनल्स को कंट्रोल करना.
देन आपका आ जाता है लोअर लेवल में सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग लेवल भी बोलते हैं। इनका काम होता है डे टू डे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इशू करना, वर्कर के ग्रीवेंसेस को सेटल करना, वर्कर से सजेशंस लेना, उनको अच्छा वर्किंग क्लाइमेट देना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो ये मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, ये एज पर द सिलेबस ऑफ 2025 रहेगा आपका। काफी जो पोर्शन मैंने बोला नहीं है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा मैं पानी पी लेता हूं, देन वी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। दे आर फंडामेंटल ट्रुथ और जनरल गाइडलाइंस। इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और इनकी फीचर्स क्या हैं, ये यूनिवर्सल हैं, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, ये डायनेमिक हैं, कीप ऑन चेंजिंग हैं और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस हैं। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर कंटिंजेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस है। जरूरत क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे आप अपने मैनेजर्स को ट्रेन कर सकते हैं, इससे ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट पता चलती है और इससे आप अपना जो रिसर्च वर्क कर सकते हैं, काफी है। नेक्स्ट हम टेलर के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ही इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो कहता है कि किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से किया जाए, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मनी मतलब पीस रहनी चाहिए, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब आपको आउटपुट को मैक्सिमाइज करने पे जोर देना है, उसको रोकने पे जोर नहीं देना है। एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वर्क को डिवाइड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वर्क को डिवाइड करके जो एफिशिएंसी बढ़ेगी। साइंटिफिक सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग देना है, डेवलप करना है वर्कर्स को। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हमारे वर्क मेथड्स और प्रोसेस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का बनेगा। मेंटल रिवॉल्यूशन में हम बात करते हैं कंप्लीट मेंटल चेंज, जिसके अंदर ऑनर सोचता है कि एम्प्लॉइज भी कंपनी का ही पार्ट है एंड दे आर ऑल्सो द पार्टनर। एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज सोचेंगे एम्प्लॉयर को एज ए फादर फिगर। तो दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। उसके बाद फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, वो कहता है वर्क शुड बी डिवाइड टू पार्ट्स एंड द वन पार्ट शुड बी गिवन टू वन पर्सन डूइंग पार्ट ऑफ द जॉब विल बिकम स्पेशलाइज्ड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू द जॉब, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन मीन्स obedience of rule and regulations. Unity of command says that one subordinate should get order from one superior only. Talk about unity of direction, the group of activities having same objective should be headed with one plan, one boss. टॉक अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हमको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोटा करना है, जनरल इंटरेस्ट को बड़ा करना है। रेम्युनरेशन का मतलब है हमें सैलरी टाइम से देनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। एक डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, ये आप जरूर कर लीजिएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको सेंट्रलाइज कर दीजिए, जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। आपने कहा सर स्केलर चेन का, स्केलर चेन का मतलब होता है इट इज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन स्ट्रेट लाइन। बट इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो, टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल, इफ दे मेंटेन ए कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज व्हाट कॉल्ड गैंग प्लैंग। क्या बोलेंगे उसको? गैंग प्लैंग। बट इट शुड नॉट बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, इट शुड ओनली बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन इज ऑर्डर, ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, सोशल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर कहता है राइट प्लेस फॉर एवरीवन शुड बी एट राइट प्लेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर कहता है राइट प्लेस फॉर एवरीवन शुड बी एट राइट प्लेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड, देखिए, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस, ये आपका हो गया मटेरियल ऑर्डर। राइट प्लेस फॉर एवरीवन शुड बी एट राइट प्लेस, दैट इज हो गया सोशल ऑर्डर। तो दोनों मेंटेन रहनी चाहिए। इक्विटी का मतलब जस्ट एंड काइंड मैनर से एम्प्लॉइज को ट्रीट करना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है एम्प्लॉय का टेन्योर स्टेबल होना चाहिए, जल्दी जल्दी जॉब से नहीं निकलना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देना सो दैट दे विल एक्सेप्ट द चेंजेस होलहार्टेडली। और आपका स्प्रिट डी कॉप्स का मतलब टीम स्प्रिट, यूज द वर्ड वी इंस्टेड आई, मतलब टीम की भावना से काम करना है। तो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं आज की डेट में भी सारे के सारे रिलीवेंट है। तो रिलीवेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि किस तरीके से वो रिलीवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क, आप बताएंगे डिवीजन ऑफ वर्क से फायदा होगा कि वर्क डिवाइड हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्योस हो जाएगा। आपने कहा स्प्रिट डी कॉप्स क्यों होना चाहिए? टीम स्प्रिट, टीम की भावना से ही काम होगा। जैसे क्रिकेट टीम ने अभी चैंपियनशिप जीती, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो इसमें टीम वर्क है, एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। टेलर और फ्यूल में क्या डिफरेंस है? टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल की बात की, उसने टॉप लेवल की बात की। वो साइंटिस्ट था, वो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर था, उसने आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दिए, उसने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, उसने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे जोर दिया, उसने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया, ओवरऑल एफिशिएंसी पे जोर दिया। तो ये दोनों का डिफरेंस था।
अगला टॉपिक हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। एक तो आपका लूथर गलिक ने जो बताया फंक्शंस, वो पॉडस्कॉप, इसका फुल फॉर्म आ सकता है पॉडस्कॉप। पॉडस्कॉप में पी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, एस मतलब स्टाफिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, एंड उसके बाद आर मीन्स रिपोर्टिंग, एंड बी फॉर बजटिंग। तो ये लूथर गलिक का एक कर लीजिए। दूसरा जो हेरोल्ड कुंज ने दिया 5 दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और जितने भी ये फंक्शंस हैं उनके सेपरेट चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूं आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो दैट इज व्हाट कॉल्ड coordination. What is coordination? Coordination is a process of harmonizing, synchronizing, and integrating, harmonizing and synchronizing the activities and unifying the activities. So that is what called coordination. So coordination is not a separate function of management. It is a essence of management, because it is needed with planning, organizing, directing, staffing and controlling. Everywhere it is required. It is required at top level, it is required at middle level, it is required at lower level. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन में? कोऑर्डिनेशन कहते हैं कोऑर्डिनेशन नॉट पॉसिबल विदाउट कॉपरेशन, एंड कॉपरेशन इज यूजलेस एंड फ्रूटलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन. Coordination has to be established. It's a deliberate function, but cooperation comes from within. Or coordination is the essence of management. Cooperation is not the essence of management. Next, अगला चैप्टर हम चल रहे हैं. Now we are on chapter number 8. That is planning. What is planning? Planning is decide in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. It bridges the gap where we are and where we want to go. इसकी फीचर्स हैं, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, इट इज मेंटल एक्सरसाइज, और इट इज प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज कॉन्टिन्यूस, ओके, इट इन्वॉल्व्स चॉइस, एंड प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी. फायदा क्या है, इंपोर्टेंस क्या है? प्लानिंग से आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है. इससे आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो मीनिंगफुल हो जाती हैं, उनका एक मीनिंग होता है. और ये ऑर्डर, इट क्रिएट्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस. क्योस नहीं होगा, एक ऑर्डर मेंटेन होगा. इससे अनसर्टेनिटी रिमूव नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी. और इससे आपका कंट्रोल का जो बेसिस है, कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड सेट करना भी प्लानिंग ही है. तो प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग. और इनोवेशंस लेके आती है, ये काफी है. कमियां क्या हैं? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली, एंड इट इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस. इट क्रिएट्स रिजिडिटी. एक बार प्लानिंग हो जाती है उसमें बार बार चेंजेस करना बहुत मुश्किल है. एंड साइकोलॉजिकल बैरियर भी क्रिएट करता है. एम्प्लॉइज के लिए एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि उनको टारगेट दे दिए गए हैं. स्टेप्स क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रमाइस, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स, फिर इवेल्युएट करना और उनको सेलेक्ट करना, फिर फॉलो अप एक्शंस, फिर कॉपरेशन सिक्योर करना, और फिर तो पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहला मैंने क्या बताया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रमाइस. प्रमाइस भी कई टाइप के होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं. देन फिर उनको आइडेंटिफाई करना, ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, फॉर्मुलेट करना, कॉपरेशन सिक्योर करना वर्कर्स से, और फॉलो अप ये देखना कि भी अगर मतलब एक तरह से देखना कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, ताकि हम आगे से उसमें कुछ चेंजेस अगर करना चाहें तो कर सकें. टाइप ऑफ प्लान्स में पहला है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड पॉइंट. एंड पॉइंट, वट एवर द एक्टिविटीज वी डू, दे आर टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव. देन इसके अंदर केवल फीचर्स आपको लेके चलनी है साथ में, बस. बाकी आपके इसमें इंपॉर्टेंस या एसेंशियल्स वगैरह नहीं है. देन इज स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो कि हम स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखकर बनाते हैं, और इसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिखना है. और मोरओवर ये बनाया जाता है ताकि हम कॉम्पिटिशन को फेस कर सकें. देन पॉलिसीज. पॉलिसीज में जो कीवर्डिंग है वो है जनरल स्टेटमेंट, विच हेल्प्स वाइल टेकिंग डिसीजन. जैसे हमारी सेल पॉलिसी है कि हम उधार नहीं देंगे, या हमारी पर्सनल पॉलिसी है कि 25 से कम की एज का पर्सन हम जॉब पे नहीं रखेंगे. देन अगला है हमारा प्रोसीजर. प्रोसीजर टेल अस द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग एनी टास्क. इट टेल्स अस द क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स टू बी टेकन टू परफॉर्म ए टास्क. दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसीजर. और अगला है हमारा method is a formalized and standardized way of accomplish a particular step of the procedure. So formalized and standardized way of accomplishing the repetitive and routine jobs, that is what called method. Rule tell us what to be done, what not to be done in a particular situation, and they are punishable. नेक्स्ट इज बजट. बजट जो होता है ये शॉर्ट टर्म प्लान होता है, सिंगल यूज प्लान होता है. बजट जो होता है वो आपका व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बट इन न्यूमेरिकल टर्म्स. दैट इज द कीवर्ड. बट एज फार एज
आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज अगेन ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वेयर व्हाई, हाउ, व्हेन एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बट नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जैसे दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, दिल्ली का खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 15 दिन का, जिसमें हम कंप्यूटर चलाना अपने एम्प्लॉइज को सिखाएंगे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोग्राम। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है आप लोगों का। तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस। क्या है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज। क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग या आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस and establish the authority responsibility relationship. So it is a process whereby we divide the activities, when we group them, when we establish authority responsibility relationship, that is what called organizing. Organizing के फायदे क्या हैं? इससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, इससे आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकते हैं, एवरी वर्कर नोज व्हाट दे हैव टू डू। देन आप नए नए चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है। ये फायदे हैं, आप अपने मैनेजर्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, फिर उनको ग्रुप करना, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनको काम देना, उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब आपने काम दिया तो अथॉरिटी भी देंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज वेयर बाय एवरी वर्कर नोज हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, इसका जो प्रोसेस है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। फिर दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जैसे आपका स्कूल होगा कोई, तो स्कूल जो आपका है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, फ्रेंड ग्रुप्स हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो फॉर्मल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनफॉर्मल कम स्टेबल होते हैं। फॉर्मल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में एक प्लेस होता है, इनफॉर्मल का नहीं होता है। फॉर्मल में मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन रिटर्न में होता है, वहां मैक्सिमम ओरल होता है। फॉर्मल में र्यूमर्स नहीं होते, इनफॉर्मल में र्यूमर्स होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आपका अगला है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। बाकी जो लाइन एंड स्टाफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी टॉक अबाउट फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब हम व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? इट इज फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप, इट इज framework of relationship is what called organizational structure. So what is functional structure? When the whole organization is divided on the basis of different functions performed in the organization is what called functional structure. When we divide the organization on the basis of the products, diversified products manufactured in the organization is what called divisional structure. जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, 4 डिपार्टमेंट हमने बनाए क्योंकि हम 4 टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फंक्शनल है। डिविजनल, मान लीजिए आप प्लास्टिक भी बना रहे हैं और मेटल भी बना रहे हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने मेटल डिवीजन अलग बना दिया, प्लास्टिक डिवीजन अलग बना दिया। तो मेटल के अंदर भी आपके प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल है, प्लास्टिक में भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल है। तो जो यहाँ पे आपने किसको स्पेशलाइज किया? यहाँ पे आपने स्पेशलाइज किया फंक्शंस को, वहां स्पेशलाइज किया आपने प्रोडक्ट्स को। ये कम कॉस्टली है, वो ज्यादा कॉस्टली है। यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं, वहां ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रहा है। यहाँ पे मैनेजर को डेवलप करना मुश्किल है, वहां पे आपका डिविजनल हेड डेवलप हो जाता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। तो ये मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। नेक्स्ट हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने वर्कलोड को डाउन करने के लिए अपना कुछ काम असाइन कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ग्रांटिंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब उनको अथॉरिटी ग्रांट करना ताकि वो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में वर्क करें, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन का सिंपल मतलब होता है वर्कलोड को डाउन करने के लिए अपना कुछ वर्क अपने वर्कर्स को देना। अब आपने कहा सर एक वर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप डेलीगेशन को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला देते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कुछ बात यहाँ से यहाँ गई, कुछ यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ वर्क डेलीगेट हुआ, फिर इन्होंने कुछ यहाँ डेलीगेट किया, इन्होंने कुछ यहाँ डेलीगेट किया, कुछ यहाँ डेलीगेट हुआ, कुछ यहाँ डेलीगेट हुआ। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही डेलीगेशन फैल गया तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपने कहा एनी पर्टिकुलर स्टेप विच इंक्रीजेस द इंपोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, विच रिड्यूसेस इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉलिसी डिसीजन है, और डेलीगेशन छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। तो डेलीगेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी डिसीजन विल बी यूज्ड ओनली बाय वेरी वेरी बिग फर्म्स। तो इससे फायदा होता है, टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाता है, स्केलर चेन मेंटेन हो जाती है। आज एक मैनेजर है तो डेप्यूटी मैनेजर है, तो डेप्यूटी ही बाद में
मैनेजर बन जाता है, तो एक लेडर बन जाती है, एक सीढ़ी बन जाती है। जैसे एक इंस्पेक्टर है तो सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर ही बाद में इंस्पेक्टर बन जाएगा, तो उसकी प्रमोशंस मिल जाती है। इससे एग्जीक्यूटिव डेवलप होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, सबऑर्डिनेट्स ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये फायदा है, आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। इसके 3 एलिमेंट हैं, अगर हम बात करते हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन। 3 है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आंसरेबिलिटी। तो आपका एलिमेंट्स हो गए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आप ड्यूटीज असाइन करेंगे, अथॉरिटी को ग्रांट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो 3 एलिमेंट हो गए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी को क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं? असाइन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या करते हैं? फिक्स करते हैं कि भैया तुझे हमने काम दिया, अब तेरे नीचे फर्दर 2 सबऑर्डिनेट है, आंसरेबल तुम ही रहोगे। नेक्स्ट हमारा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी कर लिया। जो डेलीगेशन है वो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी डिसीजन है, वो ऑप्शनल है। डेलीगेशन से वर्कलोड रिड्यूस हो गया, इससे आपके वर्कर्स की ऑटोनॉमी या फ्रीडम बढ़ गई। डेलीगेशन में फ्रीडम कम होती है, वहां फ्रीडम ज्यादा होती है। ठीक है, इसका स्कोप नैरो है डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का ज्यादा है। अगले चैप्टर पे हम हैं। अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये परवेसिव है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स है, और इसके थ्रू हम ज्यादा अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा यही है कि जो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। स्टाफिंग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंट नहीं हो गए तो अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो जाएगा। तो इससे इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आते हैं। देन हमारा है इसका प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोसेस। पहला है, हम मैन पावर रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर प्लानिंग। फिर हम रिक्रूट करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको प्लेस करेंगे, फिर हम उनको ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड मोटिवेटिंग देम सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफर होता है, और एक्सटर्नल में आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कैजुअल कॉलर्स होते हैं। कैजुअल कॉलर्स होते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जो टाइम टू टाइम कंपनी को कॉल करते रहते हैं, कंपनी उनका एक डाटा मेंटेन कर लेती है। कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स होते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके लिए वो लेबर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हैं, ईजी है। अगला टॉपिक हमारा, अच्छा, अब जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके फायदे नुकसान क्या हैं। फायदा सबसे बड़ा इंटरनल का ये है कि हम ऑलरेडी उन एम्प्लॉइज को जानते हैं, सिलेक्शन हमारा इजी हो जाएगा, इकोनॉमिकल रहेगा, टाइम सेविंग होगी। बट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम हमारे पास चॉइस लिमिटेड है, और हमारे जो एम्प्लॉइज है लेजी हो जाते हैं, और न्यू ब्लड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आया। अब जो एक्सटर्नल है उसके मेरिट डीमेरिट्स रिवर्स हो जाएंगे।